फ्रेंड्स, आज की कहानी है चरित्रहीन माँ भाग एक। आरव पिछले कुछ दिनों से देख रहा था माँ कुछ परेशान है। वह समझ नहीं पा रहा था माँ की परेशानी का क्या कारण है। घर में सब ठीक है। वह और सोनाक्षी माँ का पूरा ध्यान रखते हैं। जब से अंशुल का जन्म हुआ है तब से माँ बहुत खुश थी। माँ और सोनाक्षी दोनों नौकरी करते थे। अंशुल की देखरेख में बहुत परेशानी हो रही थी, तो माँ ने ही उनकी परेशानी का हल निकाल लिया और अपना रिटायरमेंट ले लिया और भोपाल से मुंबई आरव के पास रहने आ गई। माँ भोपाल के एक स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत थी, इसलिए आरव और सोनाक्षी ने उनसे कुछ नहीं कहा कि उन्हें अंशुल के देखरेख करने में दिक्कत आ रही है। पर माँ खुद उनकी परेशानी समझ गई और उन्होंने खुद ही रिटायरमेंट ले लिया और उनके पास आ गई। माँ के रिटायरमेंट ले लेने से तो आरव और सोनाक्षी की सारी परेशानियों का जैसे हल ही निकल गया। अब वे दोनों बहुत बेफिक्र होकर अपने ऑफिस जा सकते थे, क्योंकि एक दादी से अच्छी देखभाल अंशुल की कौन कर सकता था। पिछले 2 साल से माँ उन्हीं के साथ मुंबई में रह रही थी। कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, ना उन्हें ना माँ को। माँ बहुत खुश थी। पर फिर अब ऐसा क्या हो गया जो माँ पिछले कुछ दिनों से इतनी परेशान लग रही थी। आरव ने सोनाक्षी से भी पूछा, पर उसे भी कुछ नहीं पता था। अब आरव बहुत परेशान हो गया कि आखिर बात क्या है जिसकी वजह से माँ इतनी परेशान है। आरव ने माँ से भी पूछा कि वे आजकल परेशान क्यों हैं, पर गीता उसकी बात को टाल गई। लेकिन आरव ने अपना मन पक्का कर लिया था कि भले ही माँ उसे कुछ नहीं बता रही, पर वह माँ की परेशानी का कारण जानकर रहेगा। तब से आरव माँ पर नजर रखने लगा। तब आरव ने देखा जब माँ को एक फोन आता है, उसके बाद माँ बहुत परेशान हो जाती है। तो आरव समझ गया कि माँ की परेशानी का कारण ये फोन कॉल ही है। आज सुबह जब गीता अंशुल को बाहर घुमा रही थी तो गीता का फोन बज उठा। जब तक फोन की घंटी गीता को सुनाई देती, उससे पहले ही आरव ने फोन उठा लिया। आरव ने जैसे ही हेलो कहा, उधर से आवाज आई, गीता कहाँ है? आरव ने कहा, माँ बाहर है। तो उसने पूछा, तुम कौन हो? आरव ने कहा, मैं उनका बेटा हूँ। पर आप कौन है? वह बोला, ओ तो तुम उसके बेटे हो। मैं कौन हूँ इससे तुम्हें क्या मतलब? मुझे गीता से बात करनी है। हाँ, तुम उससे मेरा एक संदेश दे देना कि वह मेरी बात मान जाए, वरना वह बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी। उसकी बात सुनकर आरव को गुस्सा आ गया और उसने उससे पूछा, कौन सी बात माननी है माँ को तुम्हारी? और तुम हो कौन जो माँ को इस तरह से धमकी दे रहे हो? आरव की बात सुनकर वह आदमी बोला, तुम ये सब अपनी माँ से ही पूछ लेना कि मैं कौन हूँ। तुम बस मेरा संदेश उस तक पहुँचा देना। इतना कहकर उस आदमी ने फोन काट दिया। तब तक गीता भी अंदर आ गई थी और आरव को अपने फोन पर बातें करते देखे एकदम से घबरा सी गई। उसने आरव से पूछा, बेटा कौन था? तुम किस से बात कर रहे थे? पता नहीं माँ, आपको पूछ रहा था और कह रहा था गीता से कहना मेरी बात मान जाए, वरना वे बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी। माँ, कौन था ये आदमी जो इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था? आरव ने गुस्से से पूछा। आरव की बात सुनकर गीता धम से सोफे पर बैठ गई। गीता के चेहरे को देखकर आरव समझ गया कि माँ की परेशानी का कारण ये फोन वाला इंसान ही है। आरव ने गीता से पूछा, माँ, आप पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान हो, तो क्या आपकी परेशानी का कारण ये फोन वाला इंसान ही है ना? माँ, बताओ ना मुझे। आरव की बातें सुनकर गीता की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सोचने लगी, जिस अतीत ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिससे उसने अपने बेटे को आज तक छुपा कर रखा, वही अतीत आज उसके सामने आकर उसे डराने लगा है। गीता सोचने लगी, अगर उसका अतीत आरव के सामने आ गया तो वह ना जाने उसके बारे में क्या सोचेगा। कहीं वह उसे चरित्रहीन न समझने लगे। ये सारी बातें सोच सोच कर गीता इतने दिनों से बहुत परेशान हो रही थी और उसे एक डर भी सता रहा था। अगर उसके बताने से पहले ही किसी और ने आरव को सच बता दिया जिसे वह उसे अभी तक छुपा कर रखे हुए थी, तो फिर क्या होगा? गीता की आंखों से निरंतर आंसू बहे जा रहे थे। आरव प्यार से माँ को समझा रहा था। आरव गीता से बोला, माँ, आप एक बार मुझसे अपनी परेशानी साझा तो करो। आप देखना, मैं उसका हल चुटकियों में निकाल दूंगा। गीता बोली, नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है। ये एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है जिसे तुम सहन नहीं कर सकोगे। आरव बोला, माँ, क्या आपने मुझे इतनी कमजोर परवरिश दी है कि मैं एक बात से ही घबरा जाऊंगा? नहीं माँ, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ। आप मुझे सारी बात बताओ, मैं बिल्कुल परेशान नहीं होऊंगा। कौन है वो फोन वाला इंसान? आरव की बात सुनकर गीता बोली, नहीं बेटा, तुम रहने दो, मैं खुद अपनी समस्या का हल निकाल लूंगी। आरव बहुत देर तक गीता को मनाता रहा,
पर गीता उसे कुछ बताने को तैयार ही नहीं हुई तो आरव को गुस्सा आ गया। वह गुस्से में गीता से बोला, ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहती हो तो मैं खुद उस इंसान से पूछ लूंगा कि क्या बात है जो उसके फोन आने पर मेरी माँ इतनी परेशान हो जाती है। वह क्यों मेरी माँ को परेशान कर रहा है। आरव की बातें सुनकर गीता बहुत घबरा गई और बोली, बेटा इतनी जिद मत करो, वो बात जानना तेरे लिए उचित नहीं होगा। आरव बोला, माँ पहले आप बताओ तो सही, उचित अनुचित फिर विचार करेंगे। बोलो ना माँ, कौन है वो इंसान और आपसे क्या चाहता है। गीता बोली, बेटा वह गोपाल है। गोपाल यानी जिसका नाम कागजों पर मेरे पिता के नाम की जगह पर लिखा हुआ है, वही। आरव ने गीता से पूछा। हाँ वही गोपाल, गीता बोली। तो वह इतने सालों बाद क्या लेने आया है, आरव ने पूछा। गीता बोली, मेरे अतीत का वह कड़वा सच जिसे मैंने तुमसे हमेशा छुपा कर रखा, जिसकी काली छाया भी मैंने कभी तुम पर नहीं पड़ने दी। वह आज वही सच तुम्हें बताने की धमकी देकर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। माँ ऐसा क्या सच है जो आपने मुझसे छुपा कर रखा है और वह गोपाल जानता है, आज आपको उसके लिए ब्लैकमेल कर रहा है। माँ आपको मेरी कसम है, आप मुझे पूरी बात बताओ, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। आरव बोला, बेटा तुम ना ही जानो तो अच्छा है। गीता बोली, माँ अगर आप नहीं बताएंगी तो वह इंसान आपको धमकी देता रहेगा और हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। वह इतना नीच है, जब आपको ब्लैकमेल कर सकता है तो क्या वह मुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। इससे अच्छा है आप मुझे पहले ही सारी बात बता दो ताकि हम उसके खिलाफ कुछ तो कर सकेंगे। आरव ने गीता को समझाया। गीता बोली, अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो, पर बेटा तुम मुझे गलत मत समझना, बस मैं यही चाहती हूँ। आरव बोला, नहीं माँ, सारी दुनिया गलत हो सकती है पर आप कभी गलत नहीं हो सकती, इतना तो मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप मुझे सारी बात विस्तार से बताइए। आरव के ऐसा कहते ही गीता ने आरव को बताया। ये तब की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। गोपाल मुझसे 1 साल आगे पढ़ता था। जब हमारी कक्षाओं का आपस में परिचय हो रहा था तब मैं गोपाल से पहली बार मिली। गोपाल काफी आकर्षक व्यक्तित्व वाला था। मैं पहली बार में ही उससे प्रभावित हो गई। गोपाल को भी मैं उसी दिन भा गई थी, जिसका एहसास मुझे कुछ ही दिनों में हो गया जब गोपाल हमारी कक्षा के चक्कर लगाने लगा। मुझे भी वह पसंद था तो हमारी दोस्ती होने में कोई परेशानी नहीं हुई। गोपाल एक अच्छे घर का बेटा था। उसके पिताजी वकील थे, इसलिए उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उस समय में भी वह मोटरसाइकिल से कॉलेज आता था और मैं एक साधारण से स्कूल मास्टर की बेटी थी। पर हाँ, मैं पढ़ने में गोपाल से काफी अच्छी थी और हमेशा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होती थी। हमारी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। मुझे अपनी किस्मत पर घमंड होने लगा था कि गोपाल मेरा प्रेमी है। मैं अपने को बहुत खुशकिस्मत समझती थी। मैं और गोपाल अब हर समय साथ में ही रहते। उन्हीं दिनों मेरी सहेली ने मुझसे कहा भी, जरा संभल कर रहना, गोपाल कुछ दिल फेंक किस्म का इंसान है। मैंने सुना है उसका तेरे से पहले भी कई लड़कियों से चक्कर रहा है। कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। तब शायद मैं भी गोपाल के प्यार में अंधी हो गई थी। मैंने सोचा शायद इसे मुझसे ईर्ष्या हो रही है कि गोपाल जैसा लड़का मेरी जिंदगी में है, तभी ये ऐसा बोल रही है। मैंने ग्रेजुएशन के बाद बीएड में प्रवेश ले लिया और गोपाल ने लॉ में, क्योंकि उसे भी अपने पिता की तरह एक बड़ा वकील बनना था। मैंने बीएड के बाद एक स्कूल में टीचर की नौकरी कर ली और व्यक्तिगत रूप से अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। गोपाल ने भी अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वह अपने पिता के साथ ही काम करने लगा, पर उसका मन काम में कुछ कम लगता था। आखिर अमीर पिता की औलाद जो थी वह। तब मैंने गोपाल को अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कहा। मेरे मम्मी पापा तो गोपाल के बारे में सब कुछ जानते थे, पर गोपाल ने अपने घर में मेरे बारे में कुछ नहीं बताया था। शायद उसके दिल में चोट था, तभी उसने अभी तक अपने घर में हमारे रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताया था। पर मैं तो उसके प्यार में अंधी थी। मैंने तब कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि आखिर गोपाल ने हमारे रिश्ते की बात अपने घर वालों से क्यों छिपा कर रखी है। मैं उसे अपने घर पर बात करने के लिए कहती तो वह कुछ न कुछ बहाना बनाकर हमेशा टाल देता। मैं तो उसके प्रेम में दीवानी थी तो ज्यादा कुछ नहीं कहती थी। उन्हीं दिनों हम सब कॉलेज के दोस्तों ने मंसूरी घूमने का प्रोग्राम बनाया। सब ने सोचा नया साल इस बार मंसूरी में ही मनाएंगे। सर्दियों के दिन थे और मौसम भी सुहावना था। ऐसे में हम सब मंसूरी जाने के लिए बहुत रोमांचित थे। मौसम बर्फ गिरने वाला हो रहा था और 31 दिसंबर की पार्टी के लिए हम बहुत रोमांचित हो रहे थे। हम सब मिलकर 8 लोग थे। 30 दिसंबर की शाम ही हम लोग मंसूरी पहुंच गए। अगले दिन मंसूरी का मौसम बहुत खराब हो गया।
बर्फ गिरने लगी। हम सब दोस्तों की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई। हम सब ने बहुत मस्ती की। ठंड भी बिल्कुल ऐसी थी, हार्ट कांपने वाली। हम सब ठंड से कांपने लगे। तभी सब ने कहा, थोड़ी थोड़ी विस्की ले लेते हैं, जिससे ठंड कम लगेगी। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें।